वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम एक बहुत ही अच्छे और एक ही बहुत रोचक सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसको बोलते हैं इथिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं और फिलॉसफर जो थिंकर हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे आजकल जो यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में एग्ज़ामों में ये सब रखा गया है। इथिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं और दर्शन की बात करते हैं और मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि जैसे किसी भी चीज़ को हमको पढ़ना होता है, जैसे कोई सब्जेक्ट हुआ, साइंस हुआ या फिर मैथमेटिक्स हुआ, तो उसके फादर को पढ़ते हैं, पिता को पढ़ते हैं। तो उसी तरह हम आज इथिक्स में या फिर दर्शन में या फिर थिंकर मतलब फिलॉसफी में ऐसे लोगों को पढ़ेंगे जिन्होंने फिलॉसफी का उदय जहाँ से माना जाता है और जैसे इसका इवोल्यूशन आया। ठीक, तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे बात करेंगे थिंकर्स की बात करेंगे। आपके उसमें यूजीसी नेट और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें जैसे खासकर जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस का रोल है या फिर जहाँ पे पबेड का रोल है तो वहाँ पे इन थिंकरों को पढ़ा जाता है। इस थिंकर्स में जैसे आ गए थिंकर्स, इनमें हमको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट तब हो जाता है कि आखिर हम वहाँ से क्या सीख ले रहे हैं, कि ये थिंकर्स हमको अभी क्या सीख दे गए, क्या उनके सीख से हम क्या एवोल्यूशन ला सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो इन्हीं क्रम में मैं आज बात करूँगा कि एक वेस्टर्न थिंकर हुए सुकरात। आप सबको पता है कि सुकरात कौन थे, कहाँ के थे। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए मैं एक बेस बनाना चाहूँगा आज की क्लास में कि सुकरात कौन थे, आखिर सुकरात का दर्शन क्या था, सुकरात की फिलॉसफी क्या थी, उनके प्रिंसिपल क्या थे। ठीक है, तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। ठीक है, तो थिंकर्स, पहला सवाल थिंकर्स पढ़ने के पहले हमारे दिमाग में, हमारे मन में, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम थिंकर्स को क्यों पढ़ें, मतलब इनकी ज़रूरत क्या है पढ़ने की। अगर नहीं पढ़ें तो क्या होगा और पढ़ लेंगे तो क्या होगा, तो इनकी क्यों पढ़ें। देखिए, हमारा जो समाज है, हमारा समाज क्या है, रूढ़िवादिता को धारण करने वाला है। मतलब सभी लोग चाहते हैं कि रूढ़िवादिता में बंधे रहे। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम अपनी परंपराओं को छोड़ें या फिर जो पुराने कल्चर है उनको छोड़ के आगे बढ़ें। और इन रूढ़िवादिताओं में ज़्यादातर निगेटिव चीज़ें होती हैं। आप कुछ देख लीजिए, पहले जैसे जाति प्रथा, धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार, दास प्रथा, ये सब रूढ़िवादियाँ हैं। तो चेंजेस कैसे आते हैं, तो इन्हीं थिंकर्स आते हैं, इन्हीं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन्हीं ऐसे ही थिंकर्स एक टाइम में आते हैं और इससे क्या होता है, चेंजेस आते हैं। जैसे हम साइंस में हमने पढ़ा है कि न्यूटन का प्रथम नियम, तो न्यूटन के प्रथम नियम में क्या था, उसमें यही था कि कोई भी व्यक्ति अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रह जाएगी, या फिर चलायमान है तो चलायमान रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य नहीं लगाया जाता। तो इसी प्रकार हम थिंकर्स को इसीलिए पढ़ते हैं। थिंकर का जन्म इसीलिए होता है कि अगर रूढ़िवादिता समाज चल रहा है या फिर जैसे समाज चल रहा है तो उसमें एक बाह्य का काम करते हैं ये थिंकर्स। एक कोई ऐसा तो व्यक्ति आता होगा, ऐसा तो कोई बाहुबली, या बाहुबली मतलब कि अच्छा व्यक्ति, कहने का मतलब मेरा, व्यक्ति आता होगा जो चेंजेस लाता है। ठीक है, तो इन्हीं में से आए थिंकर्स। तो इनको हमारा पढ़ने का क्या मोटिव है कि कैसे अतीत की चीज़ों को वर्तमान की चीज़ों में हम रिलेट कर पाते हैं और उसको हम भविष्य में कैसे उपयोग करेंगे और वर्तमान में कैसे उसको उपयोग करेंगे। तो इस तरह हम थिंकर्स को इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो थिंकर्स को पहला क्वेश्चन, व्हाई वी स्टडी, तो इसका यही है। देखिए, एक होता है पास्ट, ये होता है आपका प्रेजेंट, ये फ्यूचर। तो पास्ट की चीज़ों से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं, क्या क्या वहाँ बुराइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो प्रेजेंट में हम कैसे जान सकते हैं और फ्यूचर में फिर कैसा
प्लान करेंगे और अपना भविष्य तय करेंगे। इसलिए हम थिंकर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, नहीं तो अगर थिंकर्स नहीं आते तो आपको पता है पुरानी चीज़ें चली आती हैं। इसमें हम पहली बात करेंगे, देखिए बहुत सारे दर्शन हुए। अब जैसे हम सुकरात की यहाँ बात करने जा रहे हैं, तो सुकरात का दर्शन क्या पाश्च दर्शन है। पाश्च मीन्स वेस्टर्न थिंकर, ठीक है। तो सुकरात व्यक्ति कौन थे, इससे बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो अब वेस्टर्न थिंकर है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, थिंकर बोलूँ, फिलॉसफी बोलूँ, मनोविज्ञान बोलूँ, सब एक ही, थोड़ा समझ के चलना कि मैं थिंकर के ही विषय में बात करना चाहता हूँ। तो वो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या है कि सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि सुकरात के समय पे क्या हुआ था, उस समय सोफिस्ट का ज़माना था। अब सोफिस्ट कौन थे ये आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सोफिस्ट का ज़माना था, जो वो कह देते थे उनका बात माना जाता था। अब उनकी जब बात को माना जाता था तो जो कोई नया व्यक्ति आएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी बात की वैल्यू अगर वो करना चाहेगा अपना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि नया व्यक्ति आया है वो अपनी बात को रखना चाहेगा तो क्या उसकी बात को सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वह उस वर्ग का, उस विशेष क्लास का आदमी नहीं है। अब सोफिस्ट का मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। सोफिस्ट मतलब वो वर्ग जो विद्वान या पंडित अपने आप को मानते थे, जबकि सच में ज्ञानी वो थे नहीं, पर मानते थे। तो वहाँ पे जब सुकरात आएंगे, सुकरात जैसे व्यक्ति आएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा समस्या तो क्रिएट होगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कोई हमारे टक्कर में व्यक्ति आए। तो इसलिए फिर वहाँ पे सुकरात जैसे व्यक्ति आए थे। और सुकरात जैसे व्यक्ति आते हैं तो सुकरात का सबसे बड़ा हथियार क्या था? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा टूल क्या होता है? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की अहमियत को आप समझिए। क्वेश्चन, तो व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की ताकत क्या है? तो मैं अगर कहना चाहूँ तो क्वेश्चन वो ताकत है, क्वेश्चन में वो पावर है जो एक जानवर को इंसान बना देती है। या तो यूँ कहे कि क्वेश्चन वो पावर है जो केवल इंसानों के पास होती है। अब आप बोल रहे हो कैसे? देखिए, इंसानों के पास होता है बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान, और ये बात जानवरों के पास नहीं होता है। वही चीज़ हमको अलग करती है, ठीक है, जानवर से। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा पावर ये है कि अगर क्वेश्चन जब आपके उस माइंड में राइज होंगे, मीन्स कि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आपको शक हो रहा है, शक मीन्स संदेह हो रहा है, आपके मन में जिज्ञासा आ रही, तो उसका फिर क्या होगा? लॉजिक। जब आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या देगा? उसका लॉजिक देगा, उसका उत्तर देगा, उसको बताने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे बड़ा इनका हथियार था। तो मैं सुकरात पे थोड़ा सा आता हूँ। सुकरात क्या करते थे कि जब कहीं भी उस समय एक मतलब ग्रीस बोले, ग्रीक बोले, यूनान बोले, सब एक ही है, ठीक है। तो ग्रीस में क्या हुआ करता था कि ऐसे ही मार्केट हुआ करता था जहाँ सोफिस्ट का ज़माना था, सोफिस्ट का बोलबाला था। तो वहाँ जाके सुकरात क्या करते थे? वो क्वेश्चन पूछने लगते थे। और क्वेश्चन कैसे? कि तुम कौन हो? तुम क्यों खा रहे हो? तुम ही क्यों इस गद्दी में बैठे हो? तुम ही क्यों ऊंची जगह में बैठे हो? और तुमको ये कपड़े पहनने का क्यों अधिकार है? तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा सोफिस्टों से, तो वो लोग क्या होंगे? नाराज़ होंगे कि भाई तुम कौन होते हो पूछने वाले? अभी तक तो हम ही थे सब कुछ, तो तुम कौन हो? तो ये क्वेश्चन, तो वहाँ से क्वेश्चन, जब सुकरात से ही क्वेश्चन का, हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, देखिए पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन आवर्स होते हैं, कहीं भी आप संवाददाता लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्लास में भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछने, तो वहीं से इवॉल्व हुआ है कि अगर क्वेश्चन पद्धति अगर नहीं आई होती तो हम इतना फ्री होके आगे बढ़ नहीं पाते। तो इस तरह से क्वेश्चन की पावर है। क्वेश्चन होगा मतलब उसके दिमाग चल रहा है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वही क्वेश्चन। तो
वहाँ पे ये सुकरात ने वहीं चलाया। सुकरात की सबसे बड़ी क्वेश्चन थी, क्वेश्चन पूछते थे, आंसर पूछते, तभी उनका जो उनकी वो टूल मतलब मेथड बोला जाता है सुकराती विधि। सुकराती विधि बोला जाता है, द्वंद्वात्मक मतलब क्वेश्चन आवर्स। तो ये होता है क्वेश्चन की पावर। तो क्वेश्चन वो ताकत है जो इंसान को मतलब जानवरों को इंसान बना देती है और इंसान को बेहतर इंसान बना देता है। ठीक, तो देखिए अब थोड़ा चर्चा यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि जैसे आपके जितने भी यहाँ पे महाकाव्य लिखे गए हैं, गीता लिखे गए हैं, वेद लिखे गए, सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर में ही वो है। गीता हो गया, वेद हो गए, गीता में क्या है, श्री कृष्ण अर्जुन सब पूछते हैं क्वेश्चन, वो आंसर देते हैं। वेदों में भी यही है, क्वेश्चन आंसर। उपनिषद, उसमें भी क्वेश्चन आंसर है। तो इस तरह से भारत में भी जितने ये लिटरेचर डेवलप हुए उसमें भी क्वेश्चन आवर का, क्वेश्चन आंसर मेथड का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो सुकरात का मेन पावर था क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही वो अपनी बातों का तर्क दिया करते थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, मैं अगर बात कर लूँ एक फिलॉसफर, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, एक क्वेश्चन मेथड को नहीं अपनाए। आपको जैसे पता होगा कि लास्ट में सुकरात को दंड दे गया था, प्याला पी के मर गए थे, तो लोग नहीं इसको वो कर पाए। और जो भारतीय जो फिलॉसफी है वो हर तरह के क्रिटिसाइज मतलब आलोचनात्मक दर्शन को भी एक्सेप्ट किया, क्वेश्चन आंसर मेथड को भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को भी, क्रिटिसाइज को भी। इवन सोचिए एक बहुत कंट्राडिक्टरी दर्शन है जहाँ पे सारे लोग, बुद्ध हो गया, जैन हो गया और काफ़ी फिलॉसफी हैं, तो लोग क्या बात कर रहे थे, आत्मा परमात्मा इनकी बात कर रहे थे। उनमें भी एक, सोचिए उस समय कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति आए चारवाक ने अपना भौतिक मतलब मेटलिस्टिक वर्ड की जो संकल्पना दिया, चारवाक मेटलिस्टिक मतलब भौतिक बाध्यता की कितनी बात की कि सब यही है, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसका भोग करो, उसके बाद तो मर जाना है, कुछ नहीं होता प्राण और कुछ नहीं होता है आगे, आत्मा परमात्मा ठीक यही है जो है। तो ये चारवाक ने कहा, तो कितनी बड़ी बात है। इतना सोचो, यहाँ पे कुछ बोल दे कोई व्यक्ति वेस्टर्न फिलॉसफी पे तो उसको दंड दे दिया जाता, सूली पे चढ़ा दिया जाता। देखिए ना आप, बात अगर करें यहाँ पे हम सुकरात, ठीक है, फिर जीसस को सुकरात को क्यों चढ़ा दिया गया सूली में, केवल और केवल यही क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, उसका आंसर नहीं दिए लोग, बल्कि उनको सूली पर चढ़ा दिए। तो इंडिया एक बहुत ही अच्छा देश इसीलिए माना जाता है कि इंडिया में कितनी भी संस्कृत हैं, कितने भी कल्चर हैं, कि सोचिए चारवाक जैसे व्यक्ति हुए, अलग ही फिलॉसफी उनकी चलती। काम सूत्र की रचना किन वात्सायन ने की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि संसार में रहना सिखाया उन्होंने। जैसे लोग बोलते हैं हिमालय चले जाएंगे, मतलब हम ये सब मतलब काम सूत्र और काम की ओर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने वो सब सिखाया। लोग नहीं, सब ज़्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, आगे की जनरेशन नहीं हो पाती, आगे का जो मतलब लोग शादी करते हैं उसके बाद संतान होती हैं और ये अपनी पृथ्वी चल रही है तो नहीं हो पाता। इसीलिए काम सूत्र की रचना वात्सायन ने की है कि आप रियल वर्ल्ड में रहिए, संसार में रहिए, सब चीज़ें ज़रूरी है। तो ऐसे फिलॉसफी को इंडिया में जन्म देता, मतलब इंडिया एक बहुत ही, इसीलिए बहुत ही महान माना जाता है। इसीलिए मोहम्मद इकबाल ने एक शब्द, वो एक लाइन लिखा था ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो इस तरह था कुछ। तो इन्हीं बातों के साथ
मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर थोड़ा सा बेस बन गया कि किस तरह हमारा भारत अलग है वेस्टर्न फिलासफर से। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से सुकरात की बात करते हैं। सुकरात कौन थे, सुकरात का क्या फिलॉसफी थी, उनको कैसे जहर दिया गया, इन सब बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब सुकरात की एक बहुत 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए, अगर ये आप सब इस लेक्चर को अब अच्छे से देख लेंगे ना, तो सुकरात से बनने वाले क्वेश्चन जो है वो आपसे आसानी से बन पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही उनका सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल जो पॉइंट आता है इन्हीं सब के बीच में घूमता है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ। सुकरात कहूँ, सोक्रेट कहूँ, एक ही है, तो सोक्रेट। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं लिख देता हूँ सुकरात। ठीक है, तो सुकरात के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि सुकरात एक कौन थे, ग्रीस फिलोसफर। सुकरात का जन्म ग्रीस फिलोसफर है, ग्रीस में हुआ था, जिसको यूनान भी बोला जाता है। अब एक और बात हम कर लेते हैं कि मतलब फिलॉसफी का जो उदय हुआ ना, जितने भी फिलॉसफी हुई वो वेस्टर्न से आई। अब वेस्टर्न में यूनान से, तो अगर क्वेश्चन कभी ये आए कि यूनान कंट्री का क्या है, यूनान कंट्री बसा है भूमध्य सागर मीन्स इक्वेटोरियल सी में। अब क्या होता था, देखिए, अब यूनान से लोग क्या करते थे, वहाँ से जितने भी लोग थे बिजनेस के लिए आते थे। ये क्या है, पोर्ट है, ये क्या है, बिजनेसमैन है। यहाँ से लोग आते थे और वहाँ के यूनान के पोर्ट में रुका करते थे। और जब यूनान के पोर्ट में रुकेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे भी, हंसेंगे भी, खाएंगे भी, अपनी संस्कृत और कल्चर को भी यहाँ पे लाएंगे और वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर मतलब फिलॉसफर यूनान में विकसित हुआ है फिलॉसफी का, क्योंकि वहीं सारे कल्चर, सारे लोग आते थे। ये मार्ग था इक्वेटोरियल सागर, भूमध्य सागर, ये बिजनेस मार्ग था। पहले क्या होता था, पहले थोड़ी हवाई जहाज़ था, पहले थोड़ी ट्रेनें थी, पहले जो बिजनेस का मार्ग हुआ करता था वो केवल और केवल जल मार्ग हुआ करता था। नेवी नहीं बोले उसको तो मतलब जल से जाते थे। तो इसीलिए सारे कल्चर लाए, सारे तरह की वहाँ रचनाएं करते, सारी चीज़ें करते थे, इसलिए जाके फिर ये हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। अब तो सुकरात के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो सुकरात एक ग्रीस व्यक्ति थे। अब सुकरात के बारे में हम और बात करें, सुकरात बहुत ही ज़्यादा कैसे व्यक्ति थे, एकदम फ्री माइंड, एकदम से रियल सोचने वाले व्यक्ति थे। एंटी सोफिस्ट अगर उनको मैं कहूँ, एंटी सोफिस्ट। अब इसका एंटी सोफिस्ट वर्ड का मतलब समझिए। सोफिस्ट मैं समझा देना चाहता हूँ, सोफिस्ट कौन थे, तो सोफिस्ट उस समय यूनान में, ग्रीस में वो व्यक्ति हुआ करते थे जो व्यक्ति आज के युग में कहा जाए पंडित है। पंडित मतलब सब पंडित नहीं, कुछ लोग होते हैं वो समझ जाएंगे कौन से पंडित। अब मैं बताना चाहूँगा उनकी प्रॉपर्टी क्या, कैसे पढ़ने। जो व्यक्ति ज्ञान देने के बदले धन लेता है, मीन्स जो अगर ज्ञान दे रहा है वो धन ले रहा है, वो व्यक्ति सोफिस्ट कहलाते थे उस टाइम। कौन कहलाते थे, सोफिस्ट। इनका देखें पैसे, इनका जो ज्ञान हुआ करता था ना वो इंद्रिय जनित होता था। इंद्रिय जनित मतलब समझ रहे हैं, इंद्रिय जनित मतलब इस शरीर को मतलब आँख से, कान से, नाक से, मुंह से जो सुना हुआ, जो देखा हुआ, वैसा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति देखा, ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया कि जो ये मार्कर है
ये लाल कलर का है, मतलब मार्कर लाल कलर का होता है। ठीक है, तो अब सारे व्यक्ति क्या सोचेंगे, जो सोफिस्ट लोगों ने कह दिया कि मार्कर जो है लाल कलर का होता है, तो सारे व्यक्ति क्या सोचेंगे, मार्कर जो है कि लाल कलर का होता है। जबकि ऐसा है क्या, नहीं। मार्कर तो काला कलर भी हो सकता है, नीला कलर भी, पीला कलर भी होता है, लेकिन उस समय सोफिस्ट जो कह दिए तो कह दिए, तो उनका इंद्रिय जनित ज्ञान होता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो इंद्रिय जनित ज्ञान उनका हुआ करता था। और सुकरात क्या थे, इंद्रिय जनित क्या मतलब ज्ञान के अपोजिट में थे। सेंसियरी नॉलेज को नहीं मानते थे वो। अब जब सेंसरी नॉलेज को सुकरात नहीं मानते थे तो मानते क्या थे, तो सुकरात का क्या था, सुकरात ने दिया कॉन्सेप्ट। पहली बार कॉन्सेप्ट जैसा शब्द कौन दिया है, सुकरात। अब समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति, अगर मैं कोई भी वस्तु को देख लिया, उसका आंखों से देख लिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो ज्ञान हो गया। जैसे आप मैथ का कोई सवाल देख लिए, बुक में दिया रहता है एग्जाम्पल, आप सवाल को देख लिया और याद कर लिए कि ऐसे ऐसा ऐसा स्टेप, तो क्या आपको ज्ञान हुआ। वो कौन सा ज्ञान माना जाएगा, इंद्रिय जनित ज्ञान, कि आपने देखा और उसको मान लिया। जबकि सुकरात ने कॉन्सेप्ट पे बल दिया कि आप उसके पीछे जाइए, आप उसके कॉन्सेप्ट को देखिए कि क्या क्या उसमें प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, और क्या कौन सी विधि से आता है, उसका बेसिक डिजाइन क्या है। उसके बाद फिर जो ज्ञान मिला है वो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट से ही सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट का उन्होंने कैसे किया। जैसे कुछ लोग हुए, तो उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने मान लीजिए देखा है कि एक क्या बोलते हैं, एक मान लीजिए एक टेबल देख लिया। ठीक है, अब टेबल उन्होंने कैसा देख लिया था, टेबल एक रेड कलर की टेबल थी। ठीक है, अब वो लोग क्या बोलेंगे, सभी को जाके ये बताएंगे कि जो टेबल होती है वो हमेशा रेड कलर की होती है। तो जितनी भी आपके रेड कलर की चीज़ें देखी जाएंगी तो सब लोग क्या मानेंगे कि टेबल है ये। और टेबल को हमेशा दिमाग में क्या फिट कर दिया जाएगा कि टेबल हमेशा रेड कलर की होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंद्रिय जनित ज्ञान हुआ, सेंसरी मतलब ज्ञान हुआ। अब थोड़ा समझिए बातों को कि आप अपनी आँखों से जो समझ रहे हैं वो ज्ञान, वो सेंसरी जनित मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान है। उसके बाद जबकि सुकरात ने ये कहा कि नहीं, वो ज्ञान असली ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान वो कॉन्सेप्ट किसके पास है, वो उस कारपेंटर के पास है, या फिर उस बढ़ई के पास है जिसने इस कुर्सी को बनाया है। कुर्सी तो भाई लाल भी हो सकती है, उसमें कलर पोत दो ना, नीली भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, बट जो उसका डिजाइन है कि 4 खंबे होंगे, 4 मतलब उसमें रॉड होंगे, उसके बाद ऊपर से एक प्लेट लगेगी, वो जाके तब टेबल बनेगा। तो वो कॉन्सेप्ट है असली ज्ञान। इसको क्या बोला, रियल नॉलेज। अब समझ रहे होंगे आप। तो सुकरात के बारे में यही इंट्रोडक्शन को एंटी सोफिस्टों का विरोध करते थे। सोफिस्ट आपको बता दिया कि उस समय यूनान में जो भी लोग अपने आप को ज्ञानी समझते थे वो लोग सोफिस्ट थे। सेंसरी नॉलेज को इन्होंने वो किया, डिनाई किया, एंड कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बल दिया। अब इसके बाद हम तीसरे बात बात करते हैं कि और क्या सुकरात के उसमें है। सुकरात ने ये बोला, ये एक एग्जाम में या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस लाइन है, नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज इज वर्च्यू मतलब ज्ञान ही सद्गुण है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉलेज इज वर्च्यू, अगर आपको ज्ञान हो गया वही सद्गुण है। अब सद्गुण का मतलब क्या हुआ, सद्गुण 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 मीन्स एक ऐसा ज्ञान जो आपको अच्छाई की ओर ले जाए, आपको अच्छा कर्म करने की ओर ले जाए, आपको एक बहुत ही नैतिकता की ओर ले जाए। सद्गुण मीन्स नैतिक, अच्छाई, ये आप समझिए। तो नॉलेज इज वर्च्यू मतलब ज्ञान ही सद्गुण है। तो ज्ञान जब आपको प्राप्ति हो जाएगी, कौन सा ज्ञान, ये वाला कि ये, बेशक ये वाला कॉन्सेप्ट वाला, तो वो आपको वर्च्यू की ओर ले जाएगा, नैतिकता की ओर झुकाएगा और आपको अच्छाई के रास्ते पे ले जाएगा। और अच्छा ये सद्गुण जो है ना, किसी की मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग मायने हो सकता है। कोई अपना ऑनेस्टी को सद्गुण मानता है, कोई अपने सही राह पे चलने को, कोई कर्म को। तो इस तरह से इन्होंने ज्ञान का ये डिफिनीशन दिया कि सद्गुण, ज्ञान ही सद्गुण है, मतलब ज्ञान से सद्गुण की ओर जाया जा सकता है। मतलब सद्गुण मीन्स एक मोरलिटी, एक मोरल वैल्यू की तरफ जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सुकरात ने समझाया। और अब क्या समझाया उन्होंने, सद्गुण या फिर ज्ञान को 4 हिस्सों में बांटा, या फिर 4 तरीके से मतलब इसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, देखिए नॉलेज वर्च्यू कैसे, इनको मतलब नॉलेज को 4 तरीकों से पाया जा सकता है। 4 मेथड, मतलब कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये था कि 4 हिसाब से ज्ञान का यूज हमको करना चाहिए, 4 हिसाब से इनका हमको समावेश करना चाहिए अपने जीवन में, जिससे कि हम सद्गुण की तरफ जाएं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सद्गुण की एकता। अगर कभी आपको आ जाए एग्जाम में, फिर कोई पूछ ले सद्गुण की एकता मीन्स यूनिटी ऑफ वर्च्यू। अब यूनिटी ऑफ वर्च्यू क्या है, तो यूनिटी ऑफ वर्च्यू 4 तरीकों से होती है। सबसे पहला, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुकरात कह रहे हैं। उन्होंने पहला किया कि इसका उपयोग विजडम, विवेक से किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने इसका कहा, इसका साहस, करेज। तीसरा कहा उन्होंने संयम, पेशेंस। एंड चौथा कहा उन्होंने न्याय, जस्टिस। तो 4 वे सद्गुण की एकता में 4 आते हैं। वाई मतलब वर्चू, यूनिटी ऑफ वर्चू में विजडम, साहस, संयम और न्याय। अब उन्होंने ये कहा, देखिए विजडम कैसे, एग्जाम्पल देखो, उन्होंने कहा कि इंसान को ज्ञान का इस्तेमाल 4 तरीकों से करना चाहिए, जो कि विजडम, साहस, संयम और न्याय। तो विजडम में क्या है कि इंसान, जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो अगर सामने शेर है तो उससे लड़ने के लिए नहीं चल देना चाहिए। लायन है भाई, उससे लड़ोगे तो क्या होगा, तुम हार जाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। तो ज्ञान तुम्हारा क्या हुआ, किसी काम का नहीं हुआ। ठीक है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, सिलेबस कुछ और है, पढ़ आप कुछ और रहे हैं, दैट्स नॉट ज्ञान, कोई किसी काम का ज्ञान नहीं है जब आप उल्टा चल रहे हो। तो ये विजडम के साथ इसका सॉरी यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है साहस। साहस क्या है, करेज। हर इंसान को, हर व्यक्ति को क्या हो जाए, करेजियस होना चाहिए कि हम अगर कोई सिचुएशन आ जाएगी, जो लोग कहते हैं आज तो मैं शेर से भी लड़ जाऊंगा,
ये होना चाहिए। कभी कोई अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई अगर चुनौती आ जाए जीवन में, तो उससे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनौतियाँ ही आपको सिखाती हैं। कोई व्यक्ति अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, एक बार फेल हुआ, दोबारा एफर्ट लगाया, फेल हुआ, तीसरी बार पास हो जाएगा वो। ये हिम्मत होता है, साहस। और संयम, संयम भी ऐसे ही है। क्रिकेट खेल रहे हैं आप, अरे भाई 50 ओवर का टेस्ट मैच खेल रहे हैं, संयम से खेलिए भाई। संयम से अगर नहीं खेलेंगे, क्या मतलब आपको पहली इनिंग में मान लीजिए आउट हो गए, 3 दिन बैठना पड़ेगा, वहाँ संयम आपको फिर दिखाना पड़ेगा। क्या मतलब, वो संयम आप ग्राउंड में दिखाइए। तो वो है आपका ज्ञान, असली ज्ञान। इसीलिए अच्छा क्रिकेटर आगे बढ़ता है। ठीक। न्याय, न्याय भी वही है कि व्यक्ति को न्याय करना चाहिए, चाहे अपने साथ न्याय हो या दूसरे के साथ। कभी कभी व्यक्ति अपने साथ भी न्याय नहीं करता है, उसको कुछ जीवन में कुछ अचीव करना होता है, लेकिन वो करता कुछ और है, जबकि उसको कुछ करना और चाहिए। तो न्याय हमेशा, ये ज्ञान का मुद्दा है ना। तो ज्ञान इसी के आसपास घूमता है कि अपने साथ भी इंसान विवेक का यूज करे, करेज का, पेशेंस का और न्याय का, जो कि आजकल बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो इसका उपयोग करें, ये सुकरात ने कहा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप लोग को सही भी लग रहा होगा कि सुकरात अच्छे व्यक्ति थे, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं इनको ना। तो इन्होंने 4 तरीके से किया। अब वो बोले कि इसको मतलब क्या करें हम, इसको अचीव कैसे करें भाई, एक ज्ञान को हम पाएँ कैसे, मिटा देते हैं। ठीक है, तो हाउ टू अचीव, हाउ टू गेट द नॉलेज, मतलब नॉलेज को हम पाए कैसे। तो नॉलेज को पाने के लिए उन्होंने 3 इनका मेथड था, मतलब हाउ टू गेट नॉलेज। नॉलेज कौन सा वाला, रियल वाला, कॉन्सेप्ट वाला, इंद्रिय जनित नहीं, सेंसरीलेस वाला। हाउ टू गेट नॉलेज, इनकी एक विधि थी, इनका एक अलग विधि था, जैसे जिसको बोलते हैं सॉक्रेट्स मेथड। दूसरा है डायलेक्टिकल मेथड, और इसका एक थर्ड नाम है, कभी आपके एग्जाम में आ जाए, थर्ड नाम है मिडवाइफरी या फिर मिडवाइफ मेथड। इसको दाइमा बोलते हैं, दाइमा। अब देखिए, सुकरात मेथड, जिस विधि का उपयोग सुकरात ने किया उसको सुकराती विधि है, सुकरात मेथड। डायलेक्टिकल, द्वंद्वात्मक, मतलब क्वेश्चन आंसर। मिडवाइफरी मेथड, दाइमा। दाइमा क्या होती है कि देखिए, जैसे दाइमा से दाइमा। ठीक है, तो जिस तरह से बच्चे के जन्म में दाइमा सहयोगी होती है, ठीक है, उसी तरह अगर ज्ञान का उपयोग करेंगे हम, तो मतलब क्या करते, दाइमा का काम क्या है कि देखिए, खुद जन्म नहीं देती है, कौन जन्म नहीं देता, दाइमा। उसकी बच्चे की माँ कोई दूसरा होता है, लेकिन पालन पोषण करके उसको आगे बढ़ाने का काम कौन करती है, दाइमा, सेवा करके। उसी तरह सुकरात ने ये कहा कि इस नॉलेज का में अगर लॉजिक लगा के हम सही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ज्ञान वही साधन है जिस तरह दाइमा आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो मतलब नॉलेज का यूज करके, साधन हम प्रयोग करके आगे ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या बोला, इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप, संवाद, डायलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें फिर क्या होगा, लॉजिक लगाएंगे। अब लॉजिक लगाने के बाद फिर क्या होगा, इससे नॉलेज, वो चीज नॉलेज बन जाएगा भाई। देखिए क्या हुआ, जब आप पढ़े होंगे, न्यूटन जो हुआ, न्यूटन ने क्या बोला कि सेब जो है भाई क्यों गिरा, मतलब क्यों नीचे ही गिरा। संवाद किया अपने अंतरात्मा से, उसमें फिर क्या लगाया, लॉजिक। ये नॉलेज बन गया आपके लिए। अब नॉलेज ये किस बेस पे हो सकता है, ये साइंस हो सकता है,
फिलॉसफी हो सकता है, मीन्स दर्शन हो सकता है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कैसे फिलॉसफी और दर्शन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो जब शुरू में क्या हुआ था, पहले क्या करते थे, पहले व्यक्तियों के दिमाग में क्वेश्चन आते ही नहीं थे। फिर क्वेश्चन आना मान लीजिए शुरू हुए, तो क्या किए, उस जिन क्वेश्चन को वो आंसर नहीं पा पाया तो किसके ऊपर छोड़ दिया, गॉड के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। उसको ही अभी ईश्वर आप किसको मानते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जिनके आपको अभी तक नहीं मिल पाए उन्हीं को तो आप गॉड मानते हैं ना। जिनके आंसर मिल गए तो उनमें क्या किताब मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं, व्यक्ति मानते हैं। जिनके आंसर नहीं मिले, हे भगवान ये चीज़ कहाँ है, बारिश कैसे होती है, ये तो सब साइंस में खैर आ गया। और भगवान होते हैं कि नहीं होते, हमको शांति कैसे मिलती, इनके आंसर अभी तक नहीं है। गॉड होता है कि नहीं है, इनके भी आंसर नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन गॉड के पास भेज दिया, इसको ईश्वर बोल दिया, ठीक है। ईश्वर वही जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, बनाने वाला, चलाने वाला, खत्म करने वाला। तो एक ये, उसके बाद फिर आपका दर्शन क्या है, जिसमें विश्लेषण हुआ, एनालिसिस किया गया। सुकरात एनालिसिस तो कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हर जगह, क्या कैसे हो गया, क्यों हो गया। एक मैं मिनट में कहानी आपको बताता हूँ। तो विश्लेषण, दर्शन, साइंस जब इसका क्या हो गया, प्रूफ करने लगा व्यक्ति, तो ही साइंस कहलाया। न्यूटन का एग्जाम्पल, पेड़ क्यों गिरा, मतलब सेब क्यों गिरा, उसके बाद उन्होंने प्रूफ किया, साइंस बन गया। तो एक्चुअली तो यहाँ पे संवाद होगा, लॉजिक होगा, नॉलेज। इस तरह से हम किसी विज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की। अब पीछे छोड़ आए होंगे कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट वह चीज़ होती है जो सेंसरी ऑर्गन नहीं होती है, मतलब सेंस से नहीं किया जा सकता, उसको अंदर से रियल ज्ञान से अर्जित किया जाता है। जैसे कॉन्सेप्ट मतलब, जैसे आप बोल देते हैं, मान लो ह्यूमैनिटी, ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब मनुष्यता एक कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए, इसमें ब्लैक कलर, मान लो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वाइट, इंडियन बीचों बीच, मीन्स अंग्रेज लोग तो है हालांकि ब्लैक बोलते थे, मतलब बीच में बोल दें। तो देखिए ये व्यक्ति जो है, ब्लैक कलर के व्यक्ति अलग हो सकते हैं, ये सेंसरी हमारा ज्ञान है, ये रियल ज्ञान नहीं है। काले कलर के व्यक्ति अफ्रीका के हैं, ये ज्ञान हो सकता है सेंसरी, मतलब अपने दिमाग से, मतलब अपने दिमाग से नहीं, आँख से। काले, गोरे, नीले, पीले सब व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनमें सब क्या है, वो एवरीवन इज ह्यूमन, और उनके अंदर मनुष्यता होगी, वो फील करते होंगे, उनके अंदर फीलिंग्स होंगी, हार्ट बीट करता होगा, ब्लड होगा, सब कुछ होगा, सोच सकते होंगे, किसी भावनाओं को फील कर सकते होंगे, हंस सकते होंगे। ये सब ह्यूमैनिटी है, एक कॉन्सेप्ट है, वो एक ही है। तो एक सुकरात की एक और बड़ी बात है कि वो ऑब्जेक्टिविटी पे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है, देखिए एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसको मिटा के थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। ये हुआ आपका सब्जेक्टिव, ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, यूनिवर्सल,
ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, यूनिवर्सल होता है, ये वेरी करता है, अलग अलग होता है, ये सार्वभौमिक होता है। अब जैसे सब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ लोगों की सोच अलग अलग होना। जैसे हमने क्या देख लिया, कोई भी व्यक्ति को देख लिया, कोई भी वस्तु को देख लिया, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति को देखा, हमने बोला क्या, ये काले कलर का है यार, ये पीले कलर का यार, ये नहीं अच्छा लग रहा है। ये सबका मत अलग अलग हुआ, ये सब्जेक्टिव ज्ञान हो गया। और अगर किसी व्यक्ति से 5 आदमी पूछा जाए वहाँ कौन था, तो जाके बोले कि एक इंसान था, ये आपका ऑब्जेक्टिव ज्ञान हुआ। मीन्स वो बस इतना जानना चाहता है कि ये वही है। सबका आंसर आया इंसान, सबका आंसर आया, चाहे ए गया हो, बी गया हो, सी गया हो, सब ने बोला इंसान है। इसने क्या बोला, अरे वो काला है, एक पीले कलर का पता नहीं क्या था, एक हरे कलर का पता नहीं क्या था। हरे पीले इंसान नहीं होते, खैर काला और सफ़ेद ही होते हैं, ठीक। तो सब्जेक्टिव ज्ञान अलग अलग हो सकता है, ऑब्जेक्टिव ज्ञान एक होगा। ऑब्जेक्टिव ज्ञान हमेशा यूनिवर्सल होगा। तो सुकरात ने क्या बोला, सब्जेक्टिव ज्ञान में फोकस भी गया, सुकरात सॉरी सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव ज्ञान पे बल दिया कि व्यक्ति का ज्ञान ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। क्योंकि जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो चीज़ें हैं तो हैं भाई, उसमें अलग कुछ नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये सोचे, कोई व्यक्ति वो नहीं। नॉलेज शुड बी ऑब्जेक्टिव, ठीक, इस पर फोकस किया। जैसे देखिए एक जैसे पेपर होता है मेंस का और वनडे एग्जाम हुआ या फिर प्रीलिम्स हुआ, उस प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही होते हैं, चाहे फलाना व्यक्ति लगाए चाहे ढेकाना व्यक्ति लगाए, सबके आंसर अगर ए है पहले क्वेश्चन का तो ए ही माना जाएगा। जबकि सब्जेक्टिव ज्ञान में है कि आप जो लिखोगे, मैं हो गया, ये हो गया, या फिर मैं दूसरी बार तीसरी बार लिखूँ, हर बार अलग लिखूँगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव ज्ञान, सब्जेक्टिव ज्ञान, सबके सब्जेक्टिव मतलब अलग अलग, ऑब्जेक्टिव मतलब हर चीज़ का वही आंसर होगा, जो होगा तो होगा। तो ये हो गया सब्जेक्टिव। तो इस पे ऑब्जेक्टिव ज्ञान पे सुकरात पे बल दिया। तो सुकरात कौन थे, एंटी सोफिस्ट थे, ग्रीस के दार्शनिक थे, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव ज्ञान पे उन्होंने बल दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बल दिया और नॉलेज को सद्गुण बताया। तो इस तरह से ये सुकरात के बारे में इतनी सारी हमने चीज़ें चर्चा कर ली, ठीक है। अब कुछ जैसे थोड़ी सी कहानी मैं सुना देता हूँ कि सुकरात क्या, उस समय का माहौल आप समझिए। सुकरात क्या करते थे, मार्केट हुआ करता था वहाँ, मार्केट का अगोरा मार्केट नाम था। अगोरा मार्केट जहाँ पे सोफिस्ट लोग वहाँ पे बैठे रहते थे, अपना हालचाल दर दरबार गप सड़ाका, मज़े तो है ही, राजा के खास लोग होते थे, वहाँ चलता रहता था। तो सुकरात पहुँच के क्या बोलते थे, सवाल पूछ लिया करते, तुम लोग क्यों बैठे हो, तुम ये समोसा क्यों खा रहे हो, तुम लोग ही क्यों ये वस्त्र धारण किए हो, बताओ भाई, सब लोग क्यों नहीं। तो उनका हो जाता दिमाग खराब, हो ही जाएगा भाई। जिसकी कल को किसी ऑफिस में किसी की वैल्यू है, उसको जाके तुम बार बार टोका टाकी करो तो दिक्कत तो हो जाएगी ना। तो होने लगे उनको। तो फिर वो लोग क्या बोलते थे, बहुत चिढ़ने लगे थे सुकरात से कि ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति। सुकरात बोलते हैं कि देखने में बहुत कुरूप दिखते थे, काले कलर के और अजीब से। तो लोग बहुत दुखी होते थे कि यार ये व्यक्ति क्यों क्वेश्चन मार्क करता है, क्यों हमारा अच्छा बना बनाया बिजनेस, अच्छा बना बनाया रुतबा बेकार करना चाहता है। तो वो काफ़ी दुखी होते थे। और जबकि उस समय युवा वर्ग जो था ना, वो युवा यंग जनरेशन थी, वो उनको फॉलो करने लगी थी, उनको फॉलो करने लगी थी और उनके पीछे चलने लगी थी। तो और ज़्यादा डर होने लगा था, इसी वजह से कि वो मतलब अपने आप को ज्ञानी समझते थे, कौन, सोफिस्ट लोग। तो सुकरात उनको कहते थे, ये क्वेश्चन आपको कभी आ सकता है, कभी आता है कि क्या कहते थे, तुम लोग अज्ञानी हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुमको अपनी अज्ञानता का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तुम लोग क्या लिखे यार, बोल देता हूँ, तुम लोग अज्ञानी हो क्योंकि तुमको अपनी अज्ञानता का ज्ञान नहीं, और तुमको लगता है
कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो, इसलिए तुम अज्ञानी हो। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि तुम लोग अज्ञानी हो क्योंकि तुमको अपनी अज्ञानता का ज्ञान नहीं। ठीक है, तो और तुमको लगता है कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो, इसलिए तुमसे सबसे बड़े अज्ञानी हो। उनका कहने का यही मतलब था। और वो खुद को बोलते थे, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान है। समझ रहे हैं ना? जैसे किसी भी व्यक्ति को अपनी गलतियों का पता चल जाए तो वो व्यक्ति अच्छा है। तो वही सुकरात बोलते थे कि मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे अपनी अज्ञानता का पता है। तुम लोग अज्ञानी हो क्योंकि तुमको अपनी अज्ञानता का पता नहीं है और तुमको लगता है कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो ये उनकी लाइनें हैं, मतलब कभी एग्जाम में आ जाए, फिर कभी एग्जाम में आंसर में आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद अब उनको और चिढ़ होता था कि भाई ऐसा कैसा। अरे सोच तो वो क्या कहते थे, जब ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो चिढ़ाएगा भाई। अचानक से आप अभी देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य हो, कोई ऐसा देश गांव हो जहाँ पे अछूतों को, अछूत हो गया, फिर जिनकी वैल्यू कम हो, वो लोग अचानक से कोई बोलने लगे और पंडितों के और जो बड़े ठाकुर पंडित और जो भी लोग हैं उनके बीच में जाके बोलने लगे, अरे तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग सब बर्बाद, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा था। तो फिर वो सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक बार तो सोचिए क्या हो गया था कि एक व्यक्ति को एक कोई राजा सज़ा दे रहा था, ठीक है? और वो राजा सज़ा दे रहा था क्यों? कि उसने किसी का मर्डर कर दिया था। अब सोचिए हम लोग क्या बोलेंगे, भाई मर्डर का सज़ा दे रहा है तो अच्छी बात है, दे देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे सुकरात पहुँच जाते हैं, राजा को बोलते हैं, अब इसको जज को बोलते हैं सूली पे क्यों चढ़ा रहे हैं? तो बताता है कि इसने मर्डर किया। इसलिए बोले वो एक व्यक्ति किसको ले गए, आर्मी मैन को, ठीक है? आर्मी मैन को ले गए, युद्ध चल रहा था, मतलब सेना के आदमी को किसी को ले गए, बोले कि इस व्यक्ति ने भी तो मर्डर किया है। सब लोग हक्का बक्का हो गए भाई कि आर्मी वाला वो बंदा है, मतलब सेना का आदमी है, वो मर्डर कर रहा है तो देश की सुरक्षा के लिए कर रहा है। ये पागल हो गया सुकरात, इसको हटाओ, इसको या तो मार दो या तो ये इसको हटाओ भाई, क्योंकि आर्मी वाले बोला। तो सुकरात ये कहते हैं भाई, जब वो उसने एक आदमी को मारा ना, तो मर्डर किया, वो मर्डरर है तो उसको सज़ा दे रहे हो। इसने भी तो मारा, इसने तो 10 आदमी को मारा, तो इसको भी सज़ा दो। अब सब लोग का दिमाग ख़राब हो जाता था भाई, इस तरह क्वेश्चन में ख़राब ही हो जाएगा। और उस टाइम तो और जब चलते थे, शासन चलते थे राजा लोगों पे, तो वो यही बोलते हैं कि भाई इसने भी तो मर्डर किया, इसको भी मारो। रियल ज्ञान पे वैल्यू देते थे, वैल्यू तो उतनी है ना जान की, चाहे जिसकी गई हो। तो यहाँ पे सुकरात को ऐसे सुकरात की कहानियाँ हैं बहुत सारी। फिर लास्ट में यही होता है कि जो राजा होता है, तो राजा बोलता है कि भाई सुकरात तुम ये सब करना छोड़ दो, वरना या तो फिर ये सब कर, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये सब करना छोड़ दो या तो मौत को गले लगा लो। और मौत को गले लगाने का साधन हुआ करता था उस टाइम जहर। तो जैसा आप सब लोगों को मालूम है, सुकरात ने जहर का प्याला पिया था। तो फिर सुकरात ने क्या बोला, सुकरात की एक लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर मैं इस जहर नहीं भी पीता हूँ, ठीक है, तो सुकरात का शरीर तो जिंदा रहेगा लेकिन सुकरात के विचार मर जाएंगे। मतलब उन्होंने लास्ट में ये लाइन भी कहा कि अगर हम जिंदा हैं और हम खुद की जांच नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जिंदा रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कि अगर हम जिंदा हैं और क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं तो हमारे जिंदा रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। और उन्होंने राजा से बोला, मैं ये सब नहीं छोड़ूंगा, आप प्याला लाइए और मैं इसको ग्रहण करता हूँ आराम से और अपनी जीवन लीला समाप्त करता हूँ। सोचिए ये बीच में उसके जो क्या बोलते हैं शिष्य हुए,
उन लोगों ने कोशिश भी किया, उनके शिष्य का नाम आपको पता है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि सुकरात के शिष्य कौन हुए। उन्होंने कोशिश भी किया जेल से, जब उनको कैद किए थे कि गुरु आप चलिए, उन्होंने भी वहीं ये लाइन बोली थी कि चेला, अगर मैं आज यहाँ से निकल के चला गया तो सुकरात का शरीर तो जिंदा रहेगा लेकिन सुकरात के विचार मर जाएंगे। फाइनली उन्होंने लास्ट में अपने आप को प्याला पिया, जहर पिया, और उसके बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ऐसे थे हमारे सुकरात, हमारे क्या, हम सब के सुकरात, जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन को बढ़ावा दिया। और वहाँ से जाके अभी तक सुकरात को हम इसीलिए पढ़ते हैं, उन्होंने पहली बार हमको क्वेश्चन पूछना सिखाया, पहली बार अपनी आवाज़ उठाना सिखाया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप ऐसे वीडियोज़ के लिए आगे बने रहिएगा हमारे साथ। हम आगे और कुछ ऐसे वीडियो लेके आएंगे जो थिंकर्स पे बेस्ड होंगे, और आपके एग्ज़ाम को भी, तो एग्ज़ाम का मतलब नॉलेज तो इन्हेंस करेंगे, और आपके बेसिक नॉलेज में भी आएगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपको बहुत आनंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।